वेलकम टू CNC टेक इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट टूलिंग सॉल्यूशन फॉर ए CNC लेथ। तो इसमें हम देखेंगे कि जब मशीन ले लेते हैं, हम मशीन सिलेक्शन कर लेते हैं, हमने मशीन CNC लेथ ले लिया, लेकिन अब CNC लेथ के लिए कौन कौन से टूलिंग्स हमको लेने हैं, कौन कौन से टूल होल्डर्स हमको लेने हैं, ये हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। हमारे पास उस वक्त एक ही बंदा कॉन्टैक्ट में होता है और वो है मशीन मैन्युफैक्चरर का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। और सेल्स वाले ऑफिसर को उतना टूलिंग्स का या टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो टूल्स ले लेते हैं हमारे काम में आगे नहीं आते और वेस्ट हो जाते हैं, और जो टूल्स हमें एक्चुअल चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो आज हम समझेंगे कि कौन कौन से टूल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं मशीन के साथ में, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन वो होने चाहिए हमारे पास, कभी कभार काम आते हैं। तो चलिए चलते हैं टूल्स की तरफ, देखते हैं टूल्स को किस तरीके से नाम दिया जाता है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसा रहता है, और उस नाम की मदद से हम टूल्स कैसे ऑर्डर करते हैं। तो ये है हमारा टूलिंग सिस्टम, ISO कोड सिस्टम जिसको बोलते हैं, या टूलिंग नॉमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं। इससे हमें टूल का नाम मालूम पड़ता है, टूल का जो डिटेल्स है उसमें कौन सा इंसर्ट लगेगा, उसके डायमेंशंस क्या है, उसका स्टाइल क्या है, वो सारा हमको इस नॉमेनक्लेचर से मालूम पड़ता है। तो इस नाम से और इस डिस्क्रिप्शन से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपोनेंट के लिए हमें कौन सा टूल यूज़ करना है। तो चलिए ये हम सिस्टम को समझते हैं कि नाम कैसे दिया जाता है, और इसमें जो ये सिस्टम में जो अल्फ़ाबेट्स हैं और न्यूमरल्स हैं उसमें हर एक अल्फ़ाबेट की क्या मीनिंग है। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये एग्जांपल है एक होल्डर का, PSKNR 2525M12। अब इसका हम देखेंगे मीनिंग क्या है। इसमें हर अल्फ़ाबेट का और हर न्यूमरल का कुछ मीनिंग है, वो कुछ चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इसमें होल्डर का एप्लीकेशन कैसा है, होल्डर के कटिंग एंगल्स क्या हैं, होल्डर के अप्रोच एंगल, लीड एंगल्स क्या हैं, होल्डर के डायमेंशंस क्या हैं, इसमें इंसर्ट कौन सा लगेगा, इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल क्या है, सारी चीज़ें हमको इस नाम से मालूम पड़ती है। तो हम इसको पहले समझेंगे कि इस अल्फ़ाबेट्स को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला अक्षर आ जाता है यहाँ पर P है हमारा क्लैंपिंग मेथड ऑफ इंसर्ट। क्लैंपिंग मेथड ऑफ इंसर्ट, तो पहला अक्षर जो है, पहला अल्फ़ाबेट जो है, दैट इज क्लैंपिंग मेथड ऑफ इंसर्ट। तो क्लैंपिंग मेथड में हमारे पास 6 मेथड हैं। 6 में से ये M, P और S सबसे ज़्यादा कॉमन है। पहले हम उनको समझ लेते हैं। जो M टाइप का क्लैंपिंग मेथड है, इसमें इंसर्ट जो है वो एक होल में रहता है, एक पिन में रहता है। इंसर्ट में होल रहता है, वो हम इंसर्ट को एक पिन में डाल देते हैं और ऊपर से एक क्लैंप आकर के इंसर्ट को लॉक कर लेता है। ठीक है। जो P टाइप का मेथड है उसमें एक लीवर रहता है, वो लीवर जो है इंसर्ट को होल्डर के साथ में क्लैम्प कर देता है। जो S मेथड है उसमें एक सिर्फ स्क्रू रहता है, वो स्क्रू है वो इंसर्ट को होल्डर के साथ में क्लैम्प कर देता है। ये जो C टाइप का मेथड है वो बिल्कुल भी काम में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। इसमें इंसर्ट जो यूज़ होता है वो विदाउट होल वाले इंसर्ट यूज़ होते हैं, और इंसर्ट को हम सिर्फ एक क्लैम्प की सहायता से होल्डर के साथ में पकड़ लेते हैं। W और D जो क्लैंपिंग मेथड्स हैं ये लगभग सेम हैं। इसमें एक पिन रहती है या वेज रहती है, वो वेज और ऊपर से क्लैंप, वो दोनों मिलके इंसर्ट को ऐसे नीचे की तरफ भी दबाती है और साइड की तरफ भी दबाती है। तो दोनों लगभग सेम मेथड्स हैं। ठीक है, तो पहला अक्षर हमारा हो गया इसका P से हमको क्या मालूम पड़ा, क्लैंपिंग मेथड ऑफ इंसर्ट। दूसरा अक्षर यहां पर आ रहा है S से मालूम पड़ रहा है हमको इंसर्ट का शेप क्या है। इंसर्ट का शेप
कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट में। सी शेप सी शेप है, सी शेप सबसे ज़्यादा कॉमन है। रोम्बस है ये, इसमें 80 डिग्री का कॉर्नर एंगल है। उसके बाद में डी शेप है, डी शेप भी बहुत कॉमनली यूज होता है। डायमंड शेप है ये, इसमें 55 डिग्री का कॉर्नर एंगल है। उसके बाद में एस है, एस स्क्वायर शेप है। टी जो है वो ट्रायंगुलर है, और डब्ल्यू जो है वो वंस अगेन सी के जैसा ही है, रोम्बस शेप है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ये सी शेप में हमको 4 कॉर्नर मिलते हैं, 2 पॉइंट ऊपर रहते हैं, 2 पॉइंट नीचे रहते हैं, और उसी को मॉडिफाई करके डब्ल्यू बनाया गया है। कटिंग कॉर्नर एंगल 80 डिग्री ही रहता है इसमें, लेकिन इसमें हमको 1, 2, 3 कटिंग पॉइंट ऊपर मिलते हैं, 3 कटिंग पॉइंट नीचे मिलते हैं। तो टोटली हमें डब्ल्यू शेप में 6 कटिंग पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे अक्षर पर के। के है होल्डर स्टाइल, मतलब होल्डर का अप्रोच एंगल और लीड एंगल क्या है वो इससे हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, उसका भी एक चार्ट है, ये देखिए। के मतलब 75 डिग्री अप्रोच एंगल। अगर हम एल लेते हैं, एल है 95 डिग्री अप्रोच एंगल। तो हर एक अप्रोच एंगल के यहाँ पर हमारे पास होल्डर्स हैं, तो वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से हमको मालूम पड़ जाता है कि उस होल्डर का अप्रोच एंगल कितना है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है एन। एन क्या दिखाता है कि इंसर्ट जो इस होल्डर में लगने वाला है उसका क्लियरेंस एंगल कितना है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग क्लियरेंस एंगल के इंसर्ट्स हैं। जैसे बी है, बी मतलब 5 डिग्री क्लियरेंस एंगल। सी है 60 डिग्री क्लियरेंस एंगल। डी है 15 डिग्री क्लियरेंस एंगल। अभी इसमें क्या है, क्लियरेंस एंगल जो है वो फ्रंट क्लियरेंस भी है, साइड क्लियरेंस भी है। तो मान लीजिए हम अगर बी टाइप का इंसर्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें फ्रंट क्लियरेंस भी 5 डिग्री है, साइड क्लियरेंस भी 5 डिग्री है। एन इज 0, मतलब इसमें क्लियरेंस एंगल 0 है और इसे न्यूट्रल इंसर्ट कहा जाता है। दिस इज ए न्यूट्रल इंसर्ट विद 0 क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो हमको ये चौथा अल्फ़ाबेट मालूम पड़ गया क्या चीज़ है ये। उसके बाद में ये आता है आर। आर मतलब राइट हैंड। अगर यहाँ पर एल होगा तो होल्डर लेफ्ट हैंड होगा। इस चीज़ को हम फिर से आगे डिटेल में समझेंगे। ये जो 2525 दिया हुआ है ये होल्डर के शैंक का विड्थ और हाइट दिया हुआ है इसमें। अगर यहाँ पर 2220 रहेगा, इसका मतलब 20 बाय 20 का शैंक है। 2525 का मतलब होता है हमारा होल्डर का शैंक 25 बाय 25 मिलीमीटर का है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ये अल्फ़ाबेट एम पर। अब एम जो है क्या है, हमारा लेंथ ऑफ होल्डर है। ये होल्डर की लेंथ को दर्शाता है। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट के मुताबिक हम लोग उस चार्ट से हम डिसाइड करते हैं कि होल्डर की लेंथ कितनी है। अब इस होल्डर में हमको लेंथ एम दी हुई है, इसका मतलब ये होल्डर की लेंथ 150 मिलीमीटर है। तो ये इंसर्ट के टिप से होल्डर के एंड तक ये लंबाई 150 मिलीमीटर है। ठीक है, अगर के दिया हो, मान लीजिए अगर एम की जगह के दिया हो तो ये होल्डर के टिप से इंसर्ट के टिप से होल्डर के एंड तक की लंबाई 125 मिलीमीटर होगी। तो इस चार्ट से हमको टूल होल्डर की लंबाई मालूम पड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद में है 12 है ये लेंथ ऑफ इंसर्ट्स कटिंग एज। मतलब कटिंग एज, जो इंसर्ट के कटिंग एज की लंबाई कितनी है वो इस न्यूमरल से हमको मालूम पड़ती है। 12 है, मतलब कटिंग एज जो इंसर्ट की है वो 12 मिलीमीटर लंबी है। हम यहाँ चार्ट में देखते हैं। हाँ,
तो ये जैसे स्क्वायर इंसर्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये लंबाई हमको 12 मिलेगी, ये लंबाई हमारी इंसर्ट के कटिंग एज की 12 रहेगी। अगर ट्रायंगुलर इंसर्ट है तो ये लंबाई 12 रहेगी, ठीक है। और अगर हमको ये 12 की जगह 16 लिखा हुआ है तो ये लंबाई हमारी 16 हो जाएगी। तो बेसिकली हमको इससे कटिंग एज की लंबाई से हमको इंसर्ट की साइज़ का मालूम पड़ता है कि इंसर्ट कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा टूल होल्डर्स का आईएसओ नॉमेनक्लेचर हो गया। एक चीज़ हमको और देखनी है कि ये जो नॉमेनक्लेचर है ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो ये नॉमेनक्लेचर जो है वर्ल्ड वाइड चलता है, एक ही नॉमेनक्लेचर रहता है सब जगह। सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इंडिया के हों या बाहर देशों के हों, सबका होल्डर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया इस होल्डर के नाम का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये हमने अभी देख लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बोरिंग बार्स का देखेंगे। बोरिंग बार्स का भी इसी तरीके का नॉमेनक्लेचर रहता है। तो देखिए ये है हमारे सीएनसी के बोरिंग बार्स जो इंटरनल मशीनिंग में यूज़ होते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कैसा है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अक्षर है एस। इससे हमें मालूम पड़ता है कि इस बोरिंग बार का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। अगर एस है तो ये एक सॉलिड स्टील शैंक की बोरिंग बार है, मतलब जो ये बोरिंग बार का मटेरियल है वो स्टील है। अगर ए है, ये एस की जगह अगर ए आ जाता है तो ये स्टील का शैंक है, बोरिंग बार का शैंक स्टील का है, लेकिन उसमें थ्रू कूलेंट के लिए एक होल दिया हुआ है ताकि कूलेंट बोरिंग बार के पीछे से एंटर करे और टिप से बाहर आए। टिप के पास से, टिप के नज़दीक से, यहाँ कहीं एक होल रहता है, टिप के नज़दीक से कूलेंट बाहर आता है और वो डायरेक्ट टिप पे पड़ता है। तो उसको हम ए टाइप से दिखाते हैं। उसके बाद में आता है सी टाइप। सी टाइप जो है वो सॉलिड कार्बाइड की बोरिंग बार होती है, ना कि स्टील की। तो बोरिंग बार का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल रहता है वो सॉलिड कार्बाइड रहता है इन सी टाइप। ई है अगेन कार्बाइड की बोरिंग बार रहती है विथ थ्रू कूलेंट, ठीक है। तो पहले अक्षर से हमको मालूम पड़ता है बोरिंग बार का मटेरियल क्या है, उसमें से थ्रू कूलेंट प्रोविजन है या नहीं है, वो चीज़ हमको मालूम पड़ जाती है। उसके बाद आता है ये न्यूमरल 25। इससे हमको मालूम पड़ता है बोरिंग बार का डायमीटर कितना है। फिर आ जाता है टी, ये इससे हमें मालूम पड़ता है बोरिंग बार की लेंथ कितनी है। ये हमको वही चार्ट यूज़ करना है जो हमने टूल होल्डर्स के लिए यूज़ किया था। तो हम देख लेते हैं कि टी में लेंथ कितनी आती है। टी इज़ इक्वल टू यहाँ पर 300। तो मतलब इस बोरिंग बार की लंबाई 300 मिलीमीटर है। ये है हमारा एफ इस बार लीड एंगल। तो लीड एंगल या अप्रोच एंगल जो है बोरिंग बार का, वही हमको टूल होल्डर्स का चार्ट यहाँ पर भी यूज़ करना है। उससे हमको उसका अप्रोच एंगल मालूम पड़ जाएगा। एन इज अगेन इंसर्ट रिलीफ एंगल। पिछले वाले चार्ट से हमको मालूम पड़ जाएगा कि रिलीफ एंगल 5 डिग्री है, 60 डिग्री है, या न्यूट्रल इंसर्ट इसमें यूज़ हो रहा है। एल इज़ हैंड ऑफ टूल, लेफ्ट हैंड टूल है या राइट हैंड टूल है, वो हमको मालूम पड़ जाएगा। ये है कटिंग एज की लंबाई, इंसर्ट के कटिंग एज की लंबाई हमको इस न्यूमरल से मालूम पड़ती है। 16 भी हो सकती है, कहीं 9 भी हो सकती है, कहीं 12 भी हो सकती है। तो वो चीज़ हमको यहाँ से मालूम पड़ जाती है। तो इंसर्ट की साइज़ कितनी है, इंसर्ट छोटा है या बड़ा है, वो हमको इससे मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया बोरिंग बार्स का। हमने टूल होल्डर्स का नॉमेनक्लेचर देखा, बोरिंग बार्स का नॉमेनक्लेचर देख लिया। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड होल्डर्स की तरफ। अभी हमें समझना है राइट हैंड होल्डर क्या होता है और लेफ्ट हैंड होल्डर क्या होता है। देखिए यहाँ पर दो हमें टूल होल्डर दिख रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जिस टूल होल्डर का कटिंग पॉइंट हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो लेफ्ट हैंड टूल होल्डर होएगा।
तो ये होल्डर जो है ये लेफ्ट हैंड है, क्योंकि इसका पॉइंट हमारे लेफ्ट साइड में आ रहा है, इस होल्डर का पॉइंट हमारे राइट साइड में है, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड होल्डर। और ये है हमारा न्यूट्रल होल्डर, ठीक है। और एक चीज हमें समझनी है कि हमें सीएनसी मशीन में जहां तक हो सके लेफ्ट हैंड होल्डर यूज करना है। लेफ्ट हैंड होल्डर यूज करने से क्या होता है, हमें इंसर्ट ये सामने दिखता है और इंसर्ट हमको चेंज करने में बहुत आसानी होती है। हम आसानी से इंसर्ट चेंज कर सकते हैं क्योंकि इंसर्ट सामने होता है, ऊपर होता है। अगर हम राइट हैंड होल्डर यूज करेंगे तो होल्डर उल्टा लगता है और इंसर्ट नीचे की तरफ चला जाता है, तो इंसर्ट चेंज करने में बहुत सी परेशानियां आती हैं। कभी शिम गिर जाती है, कभी इंसर्ट गिर जाता है स्क्रैप के अंदर, कभी उसका लीवर गिर जाता है, तो उसको चेंज करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और अगर हम लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, होल्डर यूज़ करेंगे या लेफ्ट हैंड बोरिंग बार यूज़ करेंगे, तो हमको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इंसर्ट चेंज करने में किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं आती है। हम आसानी से इंसर्ट चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लेफ्ट हैंड होल्डर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज चलेगा, M03 में रोटेट होएगा। M03 क्लॉकवाइज चलेगा और M03 हम कमांड देंगे। और जब हम राइट हैंड होल्डर यूज करेंगे, राइट हैंड होल्डर में हमारा इंसर्ट, हमारा स्पिंडल M04 में चलेगा, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा। M04 कमांड देंगे हम, काउंटर क्लॉकवाइज हमारा इंसर्ट चलेगा और हमारा इंसर्ट जो होल्डर है वो उल्टा लगेगा और इंसर्ट नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। M03 मतलब फॉरवर्ड, M03 मतलब रिवर्स, M04 मतलब फॉरवर्ड, सामने की तरफ स्पिंडल घूमेगा, और M03 मतलब रिवर्स साइड में स्पिंडल घूमेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मेन ऑपरेशंस क्या क्या हैं सीएनसी लेथ के। तो ये हम मेन ऑपरेशंस करते हैं सीएनसी लेथ में। ये ओडी रफिंग है, आईडी रफिंग है, ओडी फिनिशिंग है, आईडी फिनिशिंग है, एक्सटर्नल ग्रूविंग है, इंटरनल ग्रूविंग है, एक्सटर्नल थ्रेडिंग है, फिर इंटरनल थ्रेडिंग है। ये हमारे मेन ऑपरेशंस हैं जो सीएनसी लेथ में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओडी रफिंग। तो जनरली ओडी रफिंग जो किया जाता है वो न्यूट्रल इंसर्ट से किया जाता है। न्यूट्रल मतलब जिस इंसर्ट का क्लियरेंस एंगल 0 होता है। अब इस न्यूट्रल इंसर्ट से हम क्यों करते हैं रफिंग, क्योंकि न्यूट्रल इंसर्ट जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हेवी कट्स ले सकता है और इसमें हमें ज़्यादा कटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ के कटिंग पॉइंट्स भी रहते हैं और नीचे की तरफ भी हमें कटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। जबकि अगर इंसर्ट में क्लियरेंस एंगल हो तो सिर्फ हमें ऊपर की तरफ कटिंग पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम सारा रफिंग का काम न्यूट्रल इंसर्ट से ही करते हैं। और एक चीज़ देखना है हमें कि हमें कॉर्नर रेडियस कौन सा यूज़ करना है। अगर हमारी मशीन स्ट्रॉन्ग है, मशीन का ज़्यादा पावर है, 826 का स्पिंडल है या 826 से बड़ा स्पिंडल है, मशीन कटिंग लोड ले सकती है, तब तो हम 1.2 रेडियस का इंसर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मशीन छोटी है, 825 या 824 का स्पिंडल है हमारी मशीन में, चक की साइज़ 200 है या 200 से कम की साइज़ है, तो हमें 0.8 रेडियस का इंसर्ट ही यूज़ करना है। उसमें हम 1.2 का रेडियस नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1.2 का इंसर्ट यूज़ करेंगे तो कटिंग लोड इतना बढ़ जाता है कि वो कंपोनेंट चक में से छूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें ये रेडियस भी मशीन की कैपेसिटी को देखते हुए डिसाइड करना है। अब हम देखते हैं न्यूट्रल इंसर्ट्स कौन कौन से शेप में आते हैं। तो सबसे पहला है SNMG मतलब स्क्वायर इंसर्ट है, TNMG ट्रायंगुलर है, DNMG इस डायमंड शेप में है, 55 डिग्री एंगल है इसका एंगल 55 डिग्री है। VNMG भी डायमंड है लेकिन इसका एंगल है 35 डिग्री। WNMG इज रोम्बॉइड इंसर्ट विथ 80 डिग्री कॉर्नर एंगल। CNMG इज ऑल्सो रोम्बॉइड इंसर्ट विथ 80 डिग्री कॉर्नर एंगल।
CNMG में 4 कटिंग पॉइंट होते हैं, WNMG में 6 कटिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब ये SNMG इंसर्ट जो है, SNMG इंसर्ट स्क्वायर इंसर्ट है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एकदम स्क्वायर इंसर्ट है। इसमें हम अलग अलग होल्डर्स में हम ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये होल्डर है MSDNN2525M12। इस होल्डर से हम सिर्फ और सिर्फ टर्निंग कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग या टर्निंग कर सकते हैं। इससे फेसिंग करना पॉसिबल नहीं है इस होल्डर से। अगला होल्डर है PSDNN, इससे भी हम टर्निंग कर सकते हैं। MSDNN और PSDNN में फ़र्क सिर्फ क्लैंपिंग का है। यहाँ पर हम टॉप क्लैंप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा लीवर क्लैंपिंग है, और दोनों अदरवाइज दोनों होल्डर्स एकदम सेम है, एकदम आइडेंटिकल है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले होल्डर पे। ये है PSKNL2525M12। इस होल्डर से हम सिर्फ फेसिंग कर सकते हैं। ये होल्डर हमारा सिर्फ फेसिंग करेगा, मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन में कट करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद में आता है PSBNL2525M12। ये इंसर्ट सिर्फ टर्निंग कर सकता है, इससे फेसिंग करना पॉसिबल नहीं है। इससे फेसिंग नहीं होगी, सिर्फ टर्निंग ही होगी। ठीक है, उसके बाद में MSBN2525M12 ये और ये PSBN सेम है, खाली क्लैम्प का फ़र्क है। यहाँ पे जो क्लैम्प है वो लीवर टाइप की क्लैंपिंग है, और यहाँ पर टॉप क्लैम्प है। ठीक है, तो ये SNMG के जो होल्डर हमने देखे, 3 होल्डर हमने देखे। ये तीनों होल्डर अगर हैवी रफिंग है या हैवी फेसिंग है या हैवी टर्निंग, हैवी मशीनिंग करना है, हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा काम में नहीं आता है। ये होल्डर्स हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। इसका सिर्फ एक बेनिफिट है कि इसमें हमें 8 कटिंग पॉइंट मिलते हैं। इंसर्ट का शेप स्क्वायर होने की वजह से हमें ये 4 ऊपर और 4 नीचे के साइड कटिंग पॉइंट मिलते हैं। 8 कटिंग पॉइंट मिलते हैं इस इंसर्ट में। अदरवाइज इन होल्डर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं TNMG इंसर्ट। TNMG इंसर्ट भी न्यूट्रल इंसर्ट है, ट्रायंगुलर शेप का इंसर्ट है। इसमें 6 कटिंग पॉइंट मिलेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे। अब इसके होल्डर्स जो हैं, एक PTGN होल्डर है ये, जिससे कि हम सिर्फ टर्निंग कर सकते हैं, इससे फेसिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में ये MTEN एक होल्डर है, MTENN। इस होल्डर में हमको ये अप्रोच एंगल 60 डिग्रीज के मिलते हैं, और इसे हम टर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, प्रोफाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये होल्डर हम फेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। PTFNL 2525M16 ये हम प्रोफाइलिंग में यूज़ कर सकते हैं, फेसिंग में यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। इससे टर्निंग या प्रोफाइलिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नंबर आता है VNMG और DNMG इंसर्ट्स का। VNMG में ये एंगल हमारा जो रहता है 35 डिग्री रहता है। ये एंगल है 35 डिग्री, डायमंड शेप ही है। इसमें DNMG में ये एंगल 55 डिग्री हो जाता है। दोनों का शेप डायमंड ही है। ये जो होल्डर्स हैं CNMG और DNMG इंसर्ट्स वाले जो होल्डर्स हैं, ये हम जनरली प्रोफाइलिंग या टेपर मशीनिंग में यूज़ करते हैं, बहुत सूटेबल रहते हैं उसके लिए। और इन इंसर्ट से या इन होल्डर से हमें फेसिंग नहीं करना होता है, ये फेसिंग में प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते हैं। हाँ, 0.3 मिलीमीटर अगर मटेरियल निकालना है थोड़ा सा, तो उस वक्त हम फेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हैवी फेसिंग करना है तो हमको SNMG इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं, हम TNMG कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया CNMG इंसर्ट हम यूज़ करेंगे।
तो इसके जो होल्डर इन इंसर्ट्स के जो होल्डर हैं वो है PDJNL। ये होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना ही चाहिए। ये होल्डर जनरली शाफ्ट मशीनिंग के लिए, प्रोफाइलिंग के लिए, टेपर टर्निंग के लिए यूज़ होता है। 93 डिग्रीज का अप्रोच एंगल रहता है। ये एंगल जो हमको मिलता है ये 93 डिग्री का एंगल यहाँ मिलता है। नेसेसरी है होल्डर होना हमारे पास, ये बहुत काम का होल्डर है ये। PDNL अगर प्रोफाइलिंग करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी इससे फेसिंग करना पॉसिबल नहीं है। ये भी सेम होल्डर है, DVVNN सेम एज PDNN, खाली क्लैम्प का फ़र्क है। DVJNL होल्डर इज सेम एज PDJNL, सिर्फ क्लैंपिंग मेथड का फ़र्क है इसमें। देखिए यहाँ पर ये होल्डर्स हम प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। प्रोफाइलिंग में ये होल्डर्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो जो इस तरीके की अंदर की तरफ जो प्रोफाइलिंग होती है उसके लिए हमें ये VNMG इंसर्ट वाला होल्डर और DNMG इंसर्ट वाला होल्डर बहुत काम आता है। और ये प्रोफाइलिंग हम CNMG या SNMG से नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस टाइप की जो प्रोफाइलिंग है, इस टाइप की जो आउटसाइड डायमीटर पे और राउंड शेप में जो प्रोफाइलिंग है, ये हम CNMG से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं CNMG पे। सबसे इंपॉर्टेंट इंसर्ट जो हमारा है CNMG, ठीक है, इसमें हमारा कॉर्नर एंगल रहता है 80 डिग्री। ये मेन पॉइंट है, ये कॉर्नर एंगल मेन पॉइंट का कॉर्नर एंगल 80 डिग्री रहता है। तो हमें 4 पॉइंट मिलते हैं, 2 ऊपर मिलते हैं और 2 नीचे पॉइंट मिलते हैं हमें। और ये 100 डिग्री का जो साइड पॉइंट जिसे बोला जाता है, ये साइड पॉइंट है, इसका एंगल 100 डिग्री रहता है। और ये भी हमें 4 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, 2 यहाँ मिलेंगे और 2 नीचे के साइड मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें 8 पॉइंट्स को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो होल्डर है हमारा PCLNL, इसमें हमें 5 डिग्री क्लियरेंस मिलता है और यहाँ भी 5 डिग्री क्लियरेंस मिलता है। तो इस होल्डर से हम फेसिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग भी कर सकते हैं। सबसे कॉमन होल्डर है, सबसे यूजफुल होल्डर है PCLNL या MCNLL। सिर्फ क्लैम्प का फ़र्क है, PCLNL में लीवर क्लैम्प है, MCLNL में टॉप क्लैम्प है। अदरवाइज इसके अप्रोच एंगल दोनों के सेम है। 5 डिग्री डायमीटर में एंगल मिलता है, 5 डिग्री फेस में एंगल मिलता है। तो इस टूल से फेसिंग और टर्निंग दोनों ही पॉसिबल है। फिर ये होल्डर आता है PCBNL। PCBNL से हम सिर्फ टर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टर्निंग। ये इस डायरेक्शन में काटेगा, इससे फेसिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में आता है, अच्छा, और एक चीज़ ये है कि इस PCBNL होल्डर में हम इस इंसर्ट का साइड पॉइंट यूज़ करते हैं। मेन पॉइंट्स जो हमारे 4 थे, मेन पॉइंट्स जो हमारे 80 डिग्री के जो 4 मेन पॉइंट थे, वो हम मेन पॉइंट PCLNL होल्डर में यूज़ करते हैं। और ये जो साइड पॉइंट है हमारे 100 डिग्री के, वो हम PCBNL होल्डर में यूज़ करते हैं। सिर्फ टर्निंग में काम आएगा ये। और PCKNL होल्डर है, इसमें भी हम साइड पॉइंट यूज़ करते हैं और ये सिर्फ फेसिंग में काम आएगा। इससे हम सिर्फ फेसिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे टर्निंग टूल होल्डर्स रफ टर्निंग के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म हुआ। उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ हमारे पास PCLNL 2525 M12 और PDJNL 2525, ये 2 होल्डर जो हैं वो बहुत काम के हैं। इसके अलावा जो होल्डर्स हैं जिनमें SNMG इंसर्ट यूज़ हो रहा है या TNMG इंसर्ट यूज़ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर हमें कुछ एप्लीकेशन है जहाँ हैवी मशीनिंग करना है, हैवी रफिंग करना है, तो उस केस में
हम उन होल्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आईडी रफिंग की तरफ। आईडी रफिंग में हम लोग प्राइमरीली कौन कौन से इंसर्ट्स यूज़ कर रहे हैं? एक यूज़ कर रहे हैं हम CNMG, एक हम यूज़ कर रहे हैं CCMT 09, एक यूज़ कर रहे हैं CCMT 06। ये मेनली 3 इंसर्ट यूज़ होते हैं। और अगर आईडी में कहीं प्रोफाइल वगैरह है, अगर कहीं प्रोफाइल मशीनिंग आईडी में करना है तो हम ये DNMG और VNMG इंसर्ट वाली बोरिंग बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बोरिंग बार्स हैं वो डायमीटर्स जो मार्केट में स्टैंडर्ड मिलती है हमें 8 मिलीमीटर से लेकर के 40 मिलीमीटर तक मिलती हैं। 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 और 40 ये डायमीटर्स की बोरिंग बार मिलती हैं और ये उनका डी मिनिमम है। मतलब 8 की जो बोरिंग बार है वो 8 की बोरिंग बार 10 के डायमीटर को बोर करेगी कम से कम। उससे छोटे डायमीटर में हम 8 की बोरिंग बार से बोर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली 16 की जो बोरिंग बार है वो कम से कम 20 के होल में बोरिंग करेगी। उससे छोटा अगर बोर है तो हमको 16 की बोरिंग बार यूज़ करना पॉसिबल नहीं है उस केस में। तो ये बोरिंग बार्स जो हैं हम 8 से लेकर के 25 तक एक एक बोरिंग बार ले सकते हैं, क्योंकि ये काम में आती हैं, रेगुलर यूज़ में आती हैं। और 32 और 40 की डिपेंड करता है हमारे पास अगर उस टाइप का जॉब आता है उस टाइम पर हम उसे बाय कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें 8, 10 और 12, 8, 10, 12 इसमें हम CCMT 06 इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं। अप टू 12 मिलीमीटर CCMT 06 इंसर्ट यूज़ होता है, यानी कि बहुत छोटा सा इंसर्ट यूज़ होता है। अप टू 20 mm हम CCMT 09 का इंसर्ट यूज़ कर रहे हैं एंड 25 mm एंड अबव वी आर यूजिंग CNMG इंसर्ट। अब 25 mm की जो बोरिंग बार है वो हमको CCMT 09 इंसर्ट में भी मिलती है। मतलब 25 की बोरिंग बार हम दोनों टाइप के इंसर्ट में ले सकते हैं, CCMT 09 में भी ले सकते हैं और CNMG इंसर्ट में भी ले सकते हैं। ये हमारी 12 mm की बोरिंग बार है S12 के SCLCL 06। ठीक है, ये 25 mm की बोरिंग बार है, लेकिन इसमें इंसर्ट CNMG का है S25 TMCLNL 12। ये टॉप क्लैंप है, CNMG इंसर्ट है, बोरिंग बार का डायमीटर 25 है इसका। ये VNMG इंसर्ट की बोरिंग बार है, ये DNMG इंसर्ट की बोरिंग बार है। अगर आईडी में कुछ प्रोफाइलिंग करना है, टेपर करना है, तो उसके लिए हम इन बोरिंग बार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं ओडी फिनिशिंग की तरफ। ओडी फिनिशिंग में हम सिर्फ एक ही होल्डर से सारा काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% जॉब हमारे ओडी फिनिशिंग के सिर्फ एक होल्डर से हो जाते हैं और वो होल्डर है SVHBL 2525 M16। इसमें हमें फ्रंट साइड में 17.5 डिग्री का अप्रोच एंगल मिलता है। मतलब ये जो एंगल हमारा आ जाता है वर्टिकल के साथ, ये जो एंगल आ रहा है वर्टिकल के साथ ये 17.5 डिग्री का आ जाता है, और ये बैक साइड में जो एंगल आ रहा है ये 37.5 डिग्रीज का आ जाता है। तो इस होल्डर से हम ऑलमोस्ट सारी फिनिशिंग कर सकते हैं। ये होल्डर है, इसमें जो इंसर्ट लगते हैं वो है VBMT 160404 या VCMT 160404। फ़र्क सिर्फ कितना है इसमें कि B मतलब क्लियरेंस एंगल 5 डिग्री है, C मतलब क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री हो जाता है। रेडियस हम अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं, 0.4 लेना है या 0.8 लेना है। 0.4 रेडियस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें क्लोज टॉलरेंस में काम करना है, कंपोनेंट में टॉलरेंसेस बहुत क्लोज है
और फिनिश रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, 2.4 RA वैल्यू चाहिए या उससे भी बेटर सुपीरियर फिनिश चाहिए, तो उस केस में हम 0.4 रेडियस का इंसर्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पर टॉलरेंस बहुत क्लोज नहीं है, 0.1 0.2 की टॉलरेंस है, और जहाँ पर फिनिश रिक्वायरमेंट 3.2 RA है या उससे भी ज़्यादा RA वैल्यू की रिक्वायर्ड है, मतलब बहुत अच्छी फिनिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर हम लोग 0.8 रेडियस का इंसर्ट यूज़ करते हैं। ये जो फिनिश टर्निंग का होल्डर है SVHBL, ये होल्डर हमें फिनिश टर्निंग में यूज़ होता है। टेपर टर्निंग करना है, इससे टेपर फिनिश करना है, प्रोफाइलिंग कुछ फिनिश करना है, उसके लिए भी ये होल्डर काम में आता है। और इसके अलावा अगर कोई थ्रेड के पीछे रिलीफ देना है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, थ्रेड के पीछे हमने रिलीफ दिया हुआ है, तो ये रिलीफ भी हम इसी होल्डर से दे सकते हैं। उसको हमें इस तरीके के रिलीफ बनाने के लिए कोई अलग होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास कुछ ग्राइंडिंग रिलीफ देना है हमको, यहाँ जैसे डायमीटर में ग्राइंडिंग रिलीफ दिया हुआ है, इस होल्डर से हम डायमीटर में भी ग्राइंडिंग रिलीफ दे सकते हैं। और अगर यहाँ फेस में ग्राइंडिंग रिलीफ देना है 0.1 0.2 का, तो वो भी इस होल्डर से पॉसिबल हो जाता है। ये होल्डर जो हम रफिंग में यूज़ कर रहे थे, CNMG इंसर्ट लगा हुआ है इसमें, CNMG इंसर्ट है, 0.8 का रेडियस है। तो अगर कहीं पे फिनिशिंग करना है और फिनिश रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी फिनिश चाहिए और टॉलरेंस भी क्लोज नहीं है 0.1 0.2 का या उससे भी बड़ा टॉलरेंस है, तो हम उस केस में ये रफिंग वाला होल्डर ही फिनिशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आईडी फिनिशिंग में। हमें बोरिंग बार्स जो रफिंग में यूज़ कर रहे थे, उन्हीं बोरिंग बार से हम आईडी की फिनिशिंग भी कर सकते हैं। मतलब बोर फिनिश करने के लिए हमें कुछ अलग से बोरिंग बार की ज़रूरत नहीं है, सेम बोरिंग बार से हम आईडी को फिनिश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अच्छी फिनिश चाहिए या बहुत क्लोज टॉलरेंस है या कहीं थोड़ा कुछ प्रोफाइल है या बड़ा चैम्फर वगैरह मारना है, तो हम DCMT इंसर्ट वाली SDQC और SDUC ये बोरिंग बार्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो SDQC और SDUC बोरिंग बार्स हैं, हमें 16 से लेकर के 32 mm 40 mm तक मिल जाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द बोर साइज वी कैन डिसाइड विच बोरिंग बार वी शुड यूज़। तो ये बोरिंग बार है SDUC, ये बोरिंग बार हमारी हो गई SDUC। इसमें इंसर्ट लग रहा है DCMT। ठीक है, ये बोरिंग बार हमारी, हाँ, ये तो बोरिंग बार हम रफिंग में यूज़ कर रहे थे, वही हम फिनिशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते हमारी फिनिश रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, नॉर्मल सी फिनिश हमें चाहिए, टॉलरेंस भी बहुत क्लोज नहीं है, तो हम ये रफिंग वाली बोरिंग बार भी फिनिशिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ग्रूविंग के लिए हमारे पास एक एक होल्डर होना चाहिए। एक OD ग्रूविंग का है, एक ID ग्रूविंग के लिए। अब OD ग्रूविंग में और ID ग्रूविंग में अलग अलग विड्थ के इंसर्ट्स आते हैं। तो विड्थ जो ग्रूविंग इंसर्ट की विड्थ डिपेंड करती है हमारी मशीन की कैपेसिटी पर, हमारी मशीन कितना लोड ले सकती है। अगर हमारी मशीन में 825 का स्पिंडल है और 200 मिलीमीटर या उससे छोटा चक है, तब तो हम 3 मिलीमीटर विड्थ का इंसर्ट यूज़ करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम होल्डर भी सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमारे पास मशीन है जिसमें 8 to 6 स्पिंडल है या उससे बड़ा स्पिंडल है, 10 इंच का चक है, तो उसकी लोड लेने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। उस केस में हम 4 मिलीमीटर से लेकर के 6 मिलीमीटर तक का इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंसर्ट साइज, डिपेंडिंग अपॉन आवर मशीन कैपेसिटी एंड लोड टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन, हम
इंसर्ट का विड्थ डिसाइड करेंगे और इंसर्ट के विड्थ के मुताबिक हम होल्डर डिसाइड करेंगे और एक ओडी होल्डर, एक आईडी होल्डर लेंगे। अब आ जाते हैं हम थ्रेडिंग पर। थ्रेडिंग में जो इंसर्ट्स आते हैं वो दो साइज के आते हैं, ठीक है। एक आता है 16, एक आता है 11। अब हम देखते हैं 16 क्या है और 11 क्या है। तो ये जो इसके अंदर सर्कल बनता है, इंस्क्राइब्ड सर्कल जो बनता है इस इंसर्ट में, ये 16 डायमीटर का है। बड़े इंसर्ट में ये 16 डायमीटर का रहता है। छोटे वाले में जो सर्कल इंस्क्राइब होगा इंसर्ट के अंदर वो 11 डायमीटर का है। तो ये इंसर्ट दो साइज के हमें मिलते हैं थ्रेडिंग के। तो जैसे अब ये नाम इसका इंसर्ट का नंबर है, ये 16IR14NPT। तो इसमें 16 हो गया उसका इंसर्ट का साइज हो गया। I स्टैंड्स फॉर इंटरनल थ्रेडिंग, R इज राइट हैंड इंसर्ट, 14 इज TPI ऑफ दैट इंसर्ट और NPT मतलब ये इंसर्ट NPT थ्रेडिंग में यूज होगा। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है वो 16 की जगह 3 यूज करते हैं, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे वर्डेक्स का अगर हम होल्डर इंसर्ट लेने जाएंगे तो 16 की जगह 3 वहां पर लिखा होगा और 11 की जगह 2 रहता है, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और I का हमने देख लिया, I मतलब इंटरनल, E मतलब एक्सटर्नल थ्रेडिंग इंसर्ट। W वाले जो इंसर्ट हैं वो विटवर्थ थ्रेडिंग के लिए रहते हैं, मतलब कि उसमें हम BSP और BSPT थ्रेडिंग कर सकते हैं और उन इंसर्ट्स का जो कॉर्नर एंगल रहता है वो 55 डिग्री रहता है। जो हमारे ISO इंसर्ट्स रहते हैं, ISO इंसर्ट्स हम मेट्रिक थ्रेडिंग में यूज़ करेंगे, उसका कॉर्नर एंगल 60 डिग्री मिलेगा हमें। और ये जो 1.5 लिखा हुआ है ये उस इंसर्ट की पिच है, तो हमको जो ड्राइंग में पिच दी हुई है वही पिच के मुताबिक इंसर्ट लेना है। हमें सारी पिचेस के इंसर्ट मिलते हैं, 1, 1.5, 2, 2.5 सबके इंसर्ट्स मिल जाते हैं। तो बेस्ड ऑन द ड्राइंग एंड बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन बाय द इंसर्ट्स। और एक चीज़ ये है कि हमें हमेशा राइट हैंड होल्डर ही यूज़ करना है थ्रेडिंग के लिए और राइट हैंड इंसर्ट्स ही यूज़ करना है। बोरिंग, टर्निंग, ग्रूविंग के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड होल्डर्स यूज़ करेंगे और थ्रेडिंग में हम हमेशा राइट हैंड होल्डर्स और राइट हैंड इंसर्ट्स ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हमें एक एक्सटर्नल होल्डर ले लेना है, एक एक्सटर्नल थ्रेडिंग का ये होल्डर ले लेना है। उसके बाद में इंटरनल में हमें 2 होल्डर लेने हैं, जिसमें एक होल्डर में 16 का इंसर्ट लगेगा, एक होल्डर में 11 mm का इंसर्ट लगेगा। तो जो 11 mm का इंसर्ट वाली बोरिंग बार रहेगी थ्रेडिंग की, उससे हम 11.5 मिलीमीटर तक के बोर में थ्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 11.5 मिलीमीटर से छोटे बोर में हमें थ्रेडिंग करना है तो फिर टैपिंग करना ज़्यादा सूटेबल रहता है उस केस में, ठीक है। तो अभी हम इसको समराइज कर लेते हैं। हमने अब तक जो होल्डर्स देखे उसमें से अगर हमारे पास ये PCLNL होल्डर है, PCLNL 2525 M12, ये हमको 2 होल्डर लेना है। इसमें हमारा इंसर्ट लगेगा CNMG, ये 2 होल्डर हमें लेना है। ये SVHBL 2525 M16, ये एक होल्डर लेना है। इसमें होल्डर आ जाएगा VCMT। एक होल्डर हमें ले लेना है PDJNL 2525 M15, इसमें इंसर्ट आ जाएगा DNMG का। ठीक है, तो ये 4 होल्डर तो कंपलसरी हमें लेना ही है, इसके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बोरिंग बार्स पे। बोरिंग बार्स हम 8, 10, 12, 16
20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोर्डिंग बार तो हमको लेना है कंपलसरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें CCMT इंसर्ट यूज़ करेंगे हम, CCMT 06 भी यूज़ करेंगे और CCMT 09 भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम 06 यूज़ करेंगे, CCMT 06 का इंसर्ट हम यूज़ करेंगे छोटी वाली बोरिंग बार्स में अप टू 12 मिलीमीटर डायमीटर, और CCMT 09 यूज़ करेंगे अप टू 25 मिलीमीटर डायमीटर। उसके अलावा हमें फिनिशिंग के लिए SDQC और SDQCL और SDUCL बोरिंग बार लगेगी, जिसमें हम DCMT इंसर्ट यूज़ करेंगे, DCMT 11T304। अगर प्रोफाइलिंग है इनसाइड डायमीटर में, उस जिसको फिनिश करना है हमें, या बड़ा चैम्फर है जिससे हमें फिनिश करना है, तो उस केस में हम ये DCMT इंसर्ट वाली SDUC या SDQC बोरिंग बार यूज़ करेंगे। और इस बोरिंग बार को यूज़ करने का और एक फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत अच्छी फिनिश इससे मेंटेन कर सकते हैं और बहुत बढ़िया टॉलरेंस कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक OD होल्डर ले लेंगे ग्रूविंग का, एक ID होल्डर ले लेंगे ग्रूविंग के लिए, एक आउटसाइड थ्रेडिंग के होल्डर ले लेंगे, और 2 होल्डर हम ले लेंगे इंटरनल थ्रेडिंग के लिए। एक 16 मिलीमीटर के इंसर्ट साइज़ के लिए, 16 इंसर्ट साइज़ के लिए ले लेंगे, और एक 11 इंसर्ट साइज़ के लिए ले लेंगे। ठीक है, अभी इनकी कॉस्ट जो आती है, ये जो OD होल्डर्स आते हैं जनरली 1,000 रुपये में आ जाते हैं। जो बोरिंग बार्स हैं 8 से लेकर के 12 तक की बोरिंग बार 300 से 400 रुपये में आ जाएगी। उससे बड़ी जो बोरिंग बार है वो 600-800 के रेंज में आती है। अगर 20 या 25 की बोरिंग बार है तो वो लगभग 1,000 रुपये के रेंज में आ जाती है। उसी तरह OD ग्रूविंग होल्डर अराउंड 1,000 में आ जाता है। ID का ग्रूविंग होल्डर कुछ थोड़ा शायद महंगा होगा, 1,500 से 2,000 में आएगा। OD थ्रेडिंग होल्डर भी हमें 1,000 रुपये मिल जाता है। ID होल्डर भी लगभग 1 से 2,000 में आ जाता है। तो अगर हम ये सारे होल्डर्स लेते हैं तो हमारा टोटल बजट 10 से 15,000, 12 से 15,000 मैक्सिमम बनता है। तो विद इन 15,000 और मे बी इवन लेस देन दैट वी कैन टूल अप अ CNC लेथ वेरी कंफर्टेबली। तो इनिशियली जब हम मशीन ले रहे हैं तो हमें मशीन के साथ में इतने होल्डर्स लेना सफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद अगर हमारा कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है, ड्राइंग का रिक्वायरमेंट है, तो हम फर्दर होल्डर्स एज पर द ड्राइंग, एज पर द कंपोनेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।